फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 10th के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के लिए, इस साल के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड और क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन, जो कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, उसको क्यों साफ किया जाता है, उसके ऊपर किस चीज की कोटिंग होती है, उसने ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में तो कोटिंग की अगर बात करते हैं तो ये मैग्नीशियम है। ठीक है, और इस मैग्नीशियम के ऊपर ना, जब ये मैग्नीशियम रिबन ऐसे रखा रहता है ना कहीं भी एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करता है, अपने आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है और इसके ऊपर ना मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग चढ़ने लग जाती है, जो कि किसकी कोटिंग होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, और ये एक किसका, अगर नेचर की बात करें तो इसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, एसिडिक बेसिक आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये नेचर जो बेसिक होता है। तो यहाँ पर हम किस चीज की कोटिंग को हटाते हैं मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से, तो हम हटाते हैं बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता, मैग्नीशियम सल्फाइड नहीं होता, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होता, ये क्या होता है, मैग्नीशियम बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी लेयर को हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में ना हमें प्योर चाहिए होता है सब्सटेंस। जैसे कोई भी सब्सटेंस को हम जला रहे हैं तो ओनली मैग्नीशियम होना चाहिए, है ना, तो मैग्नीशियम होगा तभी प्योर मतलब रिएक्शन हो पाएगा यहाँ पर। तो इसलिए इसको साफ किया जाता है और ताकि ये अच्छी तरीके से जल भी सके। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए कोटिंग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है जो बर्निंग को मतलब स्लो कर देगा, वो धीरे जलने लगेगा मैग्नीशियम रिबन, या जलेगा नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको क्लीन करना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। When a magnesium ribbon is burned in air, the ash is formed। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना, तो भाई एक बहुत ही वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा चमकदार लाइट निकलती है इसमें से जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। और साथ के साथ जलने के बाद क्या होगा, जलने के बाद होगा क्या, ये यहाँ पर ऐश बचने लग जाएगी, इसकी राख बनेगी, है ना, उसे ही ऐश बोला जाता है इसकी राख को। अब इस राख को बनने के बाद राख जो होगी ये कौन से कलर की होगी इसमें से, ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक। तो देखेंगे आप अगर इसको जलाते हैं तो जलने के बाद ये व्हाइट कलर की राख बनाने लग जाता है। यहाँ पर व्हाइट कलर के जो बाय प्रोडक्ट बनता है जो कि व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जलने के बाद ये कुछ रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने लग जाता है। मतलब जो इसकी राख होती है ना, उसी राख को ये बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। देखिए मान लीजिए हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक तरफ तो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, रिएक्शन के बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट। अगर आप पिछला वाला रिएक्शन भी देखेंगे तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है, और इसके जलाने के बाद, बर्निंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये आप इस रिएक्शन में आप पता है क्या देखेंगे, आपको दिखाई देगा रिएक्टेंट, इधर की तरफ तो रिएक्टेंट है और इधर की तरफ ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास हमेशा सेम रहना चाहिए, है ना। कोई भी रिएक्शन है, देखिए मान लीजिए रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इसी लॉ को बताता है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, कोई सा भी रिएक्शन है यार, कैसा भी रिएक्शन है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हमेशा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने ये 10 ग्राम आपने मैग्नीशियम लिया, 30 ग्राम आपने ऑक्सीजन लिया, दोनों को ऐड करके क्या कितना बनना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनना चाहिए 30 + 10 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए। ठीक है, तो एक एज अ एग्जांपल हमने ये बताया है, ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर बैलेंस करना जरूरी है तो इसको भी बैलेंस करना होगा हमें इक्वेशन को। यहाँ पर एक बात बताइए, मैग्नीशियम कितने हैं, एक है मैग्नीशियम, यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो इस केमिकल इक्वेशन को हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, तो इसको हमें बैलेंस करना जरूरी है। अब देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो चुके हैं, तो और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन इसको भी फिर इस मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर हमारा है सी ऑप्शन करेक्ट है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक एंड देन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड एंड पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। हमें बताना है कि जब एसिड के अंदर, कौन से एसिड के अंदर, जैसे कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है मान लीजिए, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या ऐड किया है, जिंक के दाने ऐड किए, छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए, है ना। अब जैसे ही इन जिंक ग्रेन्यूल्स को इसमें डालेंगे और एसिड को डालेंगे तो एक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। ठीक है, जब भी कोई एसिड और प्लस एसिड के साथ क्या मिला दिया हमने, ये मेटल मिला दिया, तो मेटल मिलाने के बाद एसिड में वो कौन सी गैस बनाने लग जाता है, हमें हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, H2 गैस देता है। तो यहाँ पर वैसे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे होंगे आप, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। द सरफेस ऑफ द मेटल बिकम शाइनिंग, नहीं। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की हो जाता है, नहीं। ऑर्डर ऑफ अ पंजेंट स्मेल गैस रिकॉर्डेड, हाँ ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और इसकी स्मेल पता है, पंजेंट स्मेल बोला जाता है। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है जैसे लहसुन वगैरह खराब होने लग जाता है ना कभी, तो उस तरह की स्मेल को पंजेंट स्मेल कहते हैं। ठीक है, ये चीजें जब खराब होने लग जाती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ पंजेंट स्मेल गैस इज रिकॉर्डेड, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पंजेंट स्मेल यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है जब भी कोई एसिड और मेटल को आपस में रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमेशा वहां पर प्रोड्यूस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blanks with a number to balance this chemical equation। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है और बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर फिल इन ब्लैंक जो दिया हुआ है, इस ब्लैंक को फिल करना है किसी एक नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इनकी टेबल बना लेते हैं रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो एलिमेंट्स जो है रिएक्टेंट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फेट है ना। सल्फेट कितना है, यहाँ पर सल्फेट 1 है रिएक्टेंट में, यहाँ पर सल्फेट कितना है, 1 है। बेरियम कितने हैं, यहाँ पर देखिए बेरियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पर 1 है। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अब हमें किसे बैलेंस करना होगा, यहाँ पर क्लोरीन को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहला किसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अब ये क्लोरीन में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का अब ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, 2HCl आ जाएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दोबारा हम चेक करते हैं यहाँ पर कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही हम सल्फेट काउंट करते हैं, ये सल्फेट कितने हैं, यहाँ पर 1 है, सल्फेट यहाँ भी 1 है, बेरियम यहाँ पर कितने हैं, 1 और यहाँ पर बेरियम भी 1 है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन अब 2HCl आ गया है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 2 क्लोरीन हो गए। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अगेन यहाँ पर भी हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2HCl है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर 2HCl आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, हमारा 2 रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें इसमें से रिएक्शंस में से बताना है कि कौन सा रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर Fe कितने हैं, ये देखिए रिएक्टेंट में Fe 1 है, यहाँ पर Fe कितने 3 है, तो ये हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया पहले ही, क्योंकि Fe यहाँ 3 है और यहाँ पर Fe कितना है, 1 है ना। तो दोनों तरफ एटम सेम है ही नहीं, एक ही एलिमेंट काफी है इसको रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर Fe3 है, हाँ ठीक है। अगला देखते हैं एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी 4 2 हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अगेन आप देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिल चुका है।
तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता था, तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन कि व्हाइट वॉशिंग के लिए थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या होता था, देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड होता था ना, इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस में मिलाया जाता था, पानी में मिलाया जाता था ना, पानी में हम इसको जैसे ही ऐड करते थे तो एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता था ना। अब रिएक्शन में क्या होता था, ये जैसे ही इसमें डालते थे तो ये गैस भी निकलती थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता था ना, क्विक लाइम को जब पानी में मिलाया जाता है, और जैसे ही अब रिएक्शन के बाद ये ठंडा होने लग जाता था तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैक्ड लाइम बोला जाता है। ये क्विक लाइम था हमारा, क्विक लाइम से स्लैक्ड लाइम बनाया जाता है, और इसी स्लैक्ड लाइम का हम यूज करते हैं कहाँ, दीवारों पर, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही तो पेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है, स्लैक्ड लाइम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है ना, याद होगा ये रिएक्शन भी आपको, क्या होता था, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है ना। तो लाइम वाटर में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या है, वही अभी हमने पीछे देखा था ना, जो जिसको कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्विक लाइम को हमने जैसे ही उसमें मिलाया था, ठीक है, पानी के अंदर मिलाया क्विक लाइम को, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने लग जाता है। अभी इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मान लीजिए, ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम कौन सा गैस पास कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होता है तो ये कैसा हो जाता है, ये सॉल्यूशन जो है ये मिल्की हो जाता है हमारा। और रिएक्शन देखिए किस तरह का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये हमारे पास, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये वाला, जैसे ही इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास कराया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने लग जाता है, और साथ ही साथ यहाँ वाटर, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही ये मिल्की हो जाता है सब्सटेंस। और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद होगा, ये इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट होते थे, है ना। तो इस तरह का रिएक्शन एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको खास ध्यान रखना है। इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनते हैं यहाँ पर, वो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और लाइम वाटर से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास करेंगे, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता था, याद है आपको, एक्सोथर्मिक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या होती थी, हीट रिलीज होती थी, है ना। तो चलिए देखते हैं किस कौन सा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, अभी हमने पीछे देखा, उसमें देखा था ना कितना हीट प्रोड्यूस होता था, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था क्विक लाइम को जब हम पानी में मिलाते थे। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूट करना ना किसी एसिड को, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम, ये क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो इस तरह का रिएक्शन होता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और ये भी डाइल्यूशन ऑफ एसिड में भी, जब एसिड के अंदर पानी वगैरह मिलाया जाता है ना, ठीक है, वैसे तो हम पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं तो डाइल्यूशन किया जाता है, मतलब एसिड की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस क्या हैं, दोनों के दोनों प्रोसेस हीट रिलीज करने वाले प्रोसेस हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है कोई हीट रिलीज नहीं करता बल्कि हीट लेता है ये, है ना। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, हाँ इसमें तो चलिए क्विक लाइम के साथ तो ये रिएक्शन कर रहा है, लेकिन सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ठीक है, इट्स नॉट अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन ऑफ वाटर नॉट अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सब्लिमेशन ऑफ अ कैम्फर, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे क्या है, वाटर विद क्विक लाइम जब ऐड किया जाता है, और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। When green colored ferrous sulfate crystal are heated, the color of the crystal changes because, मतलब जो ग्रीन कलर के देखे होंगे आपने, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल होते हैं ना, ये देखिए ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट की क्रिस्टल है, इनको क्या करा जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। हीट करने पर क्या हो रहा है, द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस,
इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब इसको ये क्रिस्टल को हम गर्म करना शुरू करते हैं ना, ये क्रिस्टल को गर्म करना, तो यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। गर्म होते होते ये धीरे धीरे ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे इसका कलर क्या हो रहा है, व्हाइट होता चला जा रहा है ना। तो इस तरह का यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है हमें, ठीक है, ये व्हाइट हो जाता है। और फिर अगर देखिए रिएक्शन क्या हुआ, ये हमारे पास फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट के अंदर डॉट, यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट तो ये FeSO4 है, साथ ही साथ इसमें डॉट 7H2O भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये इसी की वजह से होता है। देखिए 7H2O यहाँ पर क्या है, इसे बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे इसके अंदर ये FeSO4 में 7H2O इसमें प्रेजेंट रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वेट होगा, गीला दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इसको, और ये यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इस क्रिस्टल के अंदर वाटर कंटेंट तो रहता है लेकिन वो विजिबल नहीं होता, ठीक है, दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर कंटेंट जो है इसका हीट करने पे क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, ये सारा पानी भाप में बदल जाएगा, और बच जाएगा क्या अपने पास, फेरस सल्फेट, ठीक है, जिसको बोला जाएगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जो कि कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से लूज होने लग जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम और हीट करें, ये व्हाइट कलर का जो फेरस सल्फेट बना है, इसको और हीट करने पे क्या होगा, ये और हीट करेंगे ना तो देखो ये इसका कलर अब चेंज हो चुका है। पहले देखिए, पहले कौन सा कलर था, ग्रीन था, ग्रीन को हीट किया, वाटर मॉइस्चर इसमें से भाप बन के उड़ गया, सारा भाप बन के उड़ गया, अब बचा क्या, यहाँ पर व्हाइट कलर की क्रिस्टल बच गए। अब इन व्हाइट कलर की क्रिस्टल्स को और हीट करने पर क्या होगा, अभी जलना शुरू हो जाएगा यार, है ना, मतलब इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो इसका रिएक्शन ये है, और इस वाले का रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये फेरस सल्फेट था, किस तरह का फेरस सल्फेट था, एनहाइड्रस, है ना, इसमें से वाटर कंटेंट अब जा चुका है, ठीक है। अब ये गर्म हो, जलना शुरू हो जाता है, और ठीक है, गर्म करने पे तब ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है यार, ठीक है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। और साथ ही साथ ना इसमें दो गैसेस निकलते हैं, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये दो तरह की गैसेस भी निकलती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, इसका खास ध्यान रखना, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पर, इट लूजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मूव हुआ, मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भाप बन के उड़ गया और बच गया यहाँ पर फेरस सल्फेट, जिसकी वजह से इसका कलर जो है चेंज होने लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। देखिए हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है लेड नाइट्रेट में, और गिव लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ये तीन प्रोडक्ट यहां पर बनना शुरू होते हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, मतलब कोफिशिएंट का मतलब देखिए क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं रिएक्शन। ये लेड नाइट्रेट है ना, इसमें लेड नाइट्रेट लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, इसको गर्म करने पर देखिए रिएक्शन होना शुरू होता है। अब जैसे ही इसमें रिएक्शन होता है ना दोस्तों, जैसे ही रिएक्शन होता है तो देखिए क्या होता है, रिएक्शन में देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पे क्या होगा, ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, इसने कहा था द कोफिशिएंट, है ना, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कौन सा नंबर है कोफिशिएंट में, इसके मल्टीपल में कौन सा नंबर है। तो यहां पर इसके मल्टीपल में है 4, तो हमारा ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये 4, हाँ यहां पर कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कोफिशिएंट होता है इस रिएक्शन में वो 4 रहता है, ठीक है। तो खासकर देखिए इसमें आपको याद रखने वाली चीज यही है, लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म करते हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल रिएक्टेंट था, जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो ये देखिए 1, 2 और 3 प्रोडक्ट में टूट गया। तो इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, या आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, ना। तो रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत है, आपको रिएक्शन याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। ये रिएक्शन देखा होगा, आपको याद होगा, है ना। इस तरह का देखो सेटअप होता था इसमें रिएक्शन में, है ना। ये बैटरी कनेक्ट रहती थी, बैटरी के टर्मिनल्स दो थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम क्या बोलते थे, एनोड,
है ना, और नेगेटिव टर्मिनल वाले को क्या बोलते थे हम, कैथोड, है ना। इस तरह का यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता था। इसमें क्या होता था कि हाँ, एक रिएक्शन था, ये H2O रहता था, इसके अंदर पानी रहता था, इसके अंदर एसिड वगैरह भी ऐड करते थे ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, है ना। अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी सॉल्यूशन में से, किसके सॉल्यूशन में थे, वाटर के, है ना। तो क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगी तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें से ऑक्सीजन गैस एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होना शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है किस टाइप का ये रिएक्शन था ना, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर एंड व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, ठीक है, कौन से टाइप का ये केमिकल रिएक्शन था। तो ये भाई कैसा रिएक्शन था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते थे, याद है इसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है इस तरह के रिएक्शन को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। साथ ही साथ देखिए बहुत सारे और भी चीजें प्रोसेस होते थे इसमें, अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए जो अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं ना, जैसे नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो यहाँ पर ये बताइए ट्यूब, ये वाली ट्यूब पॉजिटिव है, एनोड वाली पॉजिटिव है, तो इनमें से किसको अट्रैक्ट करेगी वो। तो पॉजिटिव वाला ट्यूब जो है, ये पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और इस वाले को पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव करेगा, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, जो हाइड्रोजन गैस है वो किस पे डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट ऑन कैथोड ट्यूब एंड ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट ऑन एनोड ट्यूब, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा नेगेटिव। तो ये ऑपोजिट चार्जेस का जो है अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आपस में, और ये गैसेस कलेक्ट होना यहाँ पर शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर गैसेस कलेक्ट हो रही हैं। एक बात और खास है यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है, वो ये कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों डिपॉजिट हो रहे हैं, इसमें पूछा जाता है यार कौन सा गैस ज्यादा डिपॉजिट होता है, कौन सा कम डिपॉजिट होता है। तो यार सिंपल सी बात है, देखो H2O है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, रेशो रहता है हमेशा 2:1 का रेशो रहता है। 2:1 मतलब हाइड्रोजन जितना डिपॉजिट होगा उसका, मतलब अगर हाइड्रोजन 2 पार्ट डिपॉजिट हो रहा है तो ऑक्सीजन 1 पार्ट डिपॉजिट होगा, 2:1 रहेगा। तो मतलब ये यही कह रहा है कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड डबल अमाउंट देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस डबल होगा ऑक्सीजन के मुकाबले में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्लियर हुआ आपको ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक, वैसे आंसर इसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन था। ये सारा काफी सारे इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है बैटरी कितने वोल्ट की ली जाती है, ठीक है। तो 6 वोल्ट की हमने यहाँ पर बैटरी ली है, मुश्किल से 1.23 वोल्ट मिनिमम रहता है यहाँ पर। इसके नीचे का अगर आप बैटरी लोगे ना तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ये 6 वोल्ट का बैटरी है तो ये सफिशिएंट है। इसमें पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि यार एसिड क्यों डाला जाता है इसके अंदर, तो एसिड इसलिए डाला जाता है यार डिस्टिल वाटर कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो उसको कंडक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट के रॉड क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट के रॉड जो होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन, ठीक है, वाटर इज अ डिकम्पोजिशन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, मतलब ये देखो वही पूछ लिया इसने, अभी पीछे हमने यही डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो डिपॉजिट होता है वो किस रेशियो में होता है। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे किस रेशियो में होता है भाई, 2:1, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो रहा है तो ऑक्सीजन हमेशा 2 पार्ट और हाइड्रोजन हमेशा 2 पार्ट और ऑक्सीजन हमेशा 1 पार्ट डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक याद है, एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, ठीक है। कौन सा रिएक्शन था, जैसे सनलाइट पड़ती थी ना किसके ऊपर, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, तो सिल्वर क्लोराइड क्या करता था, क्या होता था रिएक्शन, ये सिल्वर जो था सिल्वर Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता था। तो इस टाइप का जो रिएक्शन इस यूज किया जाता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, ये सिंगल रिएक्टेंट कितने में टूट गया, देखो एक और ये दो पार्ट में टूट गया। तो 2 पार्ट में टूटना मतलब या 2 से ज्यादा पार्ट में टूटना एक सिंगल रिएक्टेंट का क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन अपना जो है बी करेक्ट है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होगा, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कौन से टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं हम फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रितिका इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, रितिका ने ना कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। अब वो स्टेटमेंट हमें बताने हैं, क्या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प हिम नहीं भाई, हर, ठीक है, हिम हर, ठीक है। तो उसके बताने हैं कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कितने गलत हैं, ठीक है, सही है गलत है बताना। तो इसने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा, द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। हाँ सही बात है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होता है ए प्लस बी मिलके क्या बनाता है, ए बी बनाता है। तो इसको हम जो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं ना, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ये ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो ये ए और बी जो है ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट बोला जाता है इनको, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट नोन एज रिएक्टेंट, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। तो भाई रिएक्शन के बाद सीधी सी बात है यार, रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है। अ केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाँ सीधी सी बात है यार, मैग्नीशियम रिबन को भी जब जलाया जाता है तो हम उसको शॉर्ट एंड मेथड में क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट एंड मेथड है ना रिएक्शन को लिखने का। मतलब कोई भी रिएक्शन लिखना चाहते हैं उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है ना, शॉर्ट एंड मेथड के फॉर्म में लिखना, मतलब उनके नाम सिंबल्स के रूप में लिखना, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन ट्रू है। तो मतलब यहाँ पर रितिका के जितने भी स्टेटमेंट थे वो सभी के सभी क्या हैं, ट्रू हैं। तो अपना आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। देखिए बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट ये दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, दो चीजें बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। किस टाइप का ये रिएक्शन है, तो बताना है हमें इसमें से किस टाइप का रिएक्शन है। तो अपने पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास है, या तो खाली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, या सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें इसमें से चूज करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं पहले रिएक्शन में, देखिए होता क्या है। ये बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम सल्फेट के साथ। और जैसे ही अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, और साथ ही साथ बेरियम सल्फेट के साथ अमोनियम क्लोराइड भी बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए किस तरह का रिएक्शन है, देखिए बेरियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन पे चार्ज होता है नेगेटिव, अमोनियम पे चार्ज होता है यहाँ पर पॉजिटिव, फिर सल्फेट पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव बेरियम किसके साथ चला गया, देखिए बेरियम चला गया सल्फेट के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है ना, आयंस में एक्सचेंज हो रहा है, बेरियम प्लस सल्फेट नेगेटिव, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बन गया। और इस तरह का रिएक्शन पता है ना, बेरियम सल्फेट बनता था जिसमें ये प्रेसिपिटेट बनते थे, है ना, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते थे। तो इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब आयंस के बीच में एक्सचेंज होना, है ना, आयंस के बीच में एक तो एक्सचेंज भी हो रहा है और साथ ही साथ प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं बेरियम सल्फेट के, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कह सकते हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, हाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और साथ ही साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से, तो देख सकते हैं आप, हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पर। तो कह सकते हैं हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एक सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और साथ ही साथ क्या बना रहा है, AgCl प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन से आप क्या बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा रिएक्शन देखिए ध्यान से। अभी हमने पीछे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, ये भी बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह ही है। ध्यान से अगर आप देखें इस रिएक्शन को, तो Ag पे चार्ज होता है पॉजिटिव, नाइट्रेट पे होता है नेगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 पे नेगेटिव, पोटेशियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव, अगेन क्लोरीन पे चार्ज होता है नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव। तो यहाँ भी Ag पे पॉजिटिव, देखिए Ag पॉजिटिव था ना,
Ag पॉजिटिव किसके साथ चला गया, नेगेटिव के साथ, AgCl बन गया। और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना, हो रहा है ना आयंस का एक्सचेंज, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं। डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है ना, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो कॉम्बिनेशन, नहीं कॉम्बिनेशन भी नहीं, तो अपना ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्या, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अर्चिता टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। अर्चिता ने क्या करा, 5 ml लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया लेड नाइट्रेट का इन अ बीकर एंड एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml पोटेशियम आयोडाइड। उसने देखो क्या करा है, अब रिएक्शन हो रहा है, देखिए रिएक्शन किसका, लेड नाइट्रेट को किस में मिलाया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड में। तो सॉल्यूशन टू इट एंड व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व करेगी, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। द सॉल्यूशन टर्न रेड, क्या सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, ठीक है, क्या सॉल्यूशन रेड हो जाएगा। येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, क्या येलो प्रेसिपिटेट बनने लगेंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, ठीक है, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, मतलब गर्म होने लग जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, तो चलिए समझते हैं। पहला हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ये रिएक्शन देखिए क्या होगा। लेड नाइट्रेट था, ये लेड नाइट्रेट है अपने पास, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ क्या बना रहा है, ये देखिए यहाँ येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, किसके, लेड आयोडाइड के, येलो प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देता है। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। और व्हाइट सॉलिड कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट बनता है यहाँ पर। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, तो व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं लेड आयोडाइड के, ठीक है, लेड आयोडाइड के। तो येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये भी, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेड है, लेड रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, बना रहा है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हैं अपने पास। क्या है, पहला कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन में एक्चुअल में अगर आप देखें ना तो हो क्या रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। पता है कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्शन है, ए सब्सटेंस होता है जो बी और सी के साथ रिएक्ट करता है। तो ए जो होता है यहाँ पर, ए मेटल जो भी एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, बी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बी को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है, और ए खुद उसकी बी की जगह ले लेता है, AC बना देता है, और साथ ही साथ बी अलग हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा जाता है। तो सेम रिएक्शन आप अगर ये देखें ना तो इसमें भी यही हो रहा है। देखिए लेड है और यहाँ पर ये कॉपर है, ये क्लोराइड है, गया बी और सी, है ना। तो यहाँ पर लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर को उसने क्या करा, उसकी जगह से कॉपर क्लोराइड था, तो अब क्या बन चुका है यहाँ पर, लेड क्लोराइड बन चुका है, दिखाई दे रहा होगा। लेड ने पीबी ने सीयू की जगह ले लिया ना, पीबी ने किसकी जगह ले ली, सीयू की। तो इसको डिस्प्लेस कर दिया, सीयू को डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्ट से, ठीक है, सीयू अलग चला गया। तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपना ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल बिकॉज इट इज, ठीक है, बिकॉज इट इज, क्यों इसको डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। देखिए सिल्वर क्लोराइड का ना आपने एक रिएक्शन अभी पीछे भी देखा था, क्या होता है, AgCl है, AgCl जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ने लगती है तो ये क्या होता है, Ag और Cl में ब्रेक हो जाता है, मतलब रिएक्शन हो जाएगा।
अगर जैसी लाइट के कांटेक्ट में आता है ना, ये जैसी लाइट में आ गया सिल्वर क्लोराइड, जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए ना सिल्वर क्लोराइड को कभी खुले में नहीं छोड़ा जाता, रखा नहीं जाता इस तरह से। इसको हमेशा ना एक डार्क कलर की कोई ना कोई बॉटल होगी ऐसी जिसमें से लाइट पास ना हो सके, तो इस तरह की बॉटल्स में इसको रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है अब पता चल चुका है आपको। इट रिएक्ट विद लाइट रैपिडली एंड लूजेज इट्स characteristics by forming chlorine gas and silver. Hence the silver chloride is stored in a dark color की बॉटल। डार्क कलर की बॉटल में यहाँ पर इसलिए इसको रखा जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखा जाता है आप समझ चुके हैं। अब ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। टू अवॉइड द एक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। एक्शन बाय सनलाइट मतलब सनलाइट के साथ अगर आ गया, ये कांटेक्ट में आ गया तो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा तो फिर ये क्लोरीन और सिल्वर अलग हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का क्लोरीन गैस निकलने लग जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ठीक है, काफी बार पढ़ चुके हो। विच ऑप्शन इन द फॉलोइंग टेबल इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस इसमें रिड्यूस हो रहा है। ये रिएक्शन आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में देखिए क्या हो रहा है, Fe इसके साथ रिएक्ट करता है, Fe कॉपर की जगह ले रहा है, कॉपर को उसको डिस्प्लेस कर देता है ना। तो कॉपर के Fe ने जगह ले ली, फेरस सल्फेट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो गया, किसके साथ एडिशन हुआ, सल्फेट किसके साथ ऐड हो गया जाके, आयरन के साथ, है ना। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अपना आयरन है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस क्या हुआ यहाँ पर, रिड्यूस भी देखिए अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी भी सब्सटेंस में से, किसी भी जो भी सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पर क्या रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर Fe था, ठीक है। तो यहाँ पर Fe रिड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा है, Fe रिड्यूस, इस रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसने इसके अंदर से सल्फेट को रिमूव करा दिया। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज किसकी वजह से हो रहा है, ये Fe की वजह से ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe ही यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने इसको रिड्यूस करा, ठीक है। किसको रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर कॉपर को रिड्यूस किया, ठीक है। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नील ऑन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट यू विल ऑब्जर्व। देखा था एक रिएक्शन होता था, याद होगा आपको, देखो आयरन नील रहते थे ऐसे, है ना। आयरन नील को किस में डालते थे हम, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डाला जाता था तो यहाँ पर एक रिएक्शन होना शुरू हो जाता था। ये देखिए क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें आयरन नील को डाला गया, डिप किया गया आयरन नील को, जैसे इसमें डुबाया गया तो क्या हुआ, रिएक्शन होना शुरू हुआ। ये नीले कलर का सॉल्यूशन देखो फेड हो चुका है ना, कलर इसका फेड हो गया, ये कलर फेड हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आयरन नील है ना, जो ये आयरन नील, इसके ऊपर देखिए आपको डिपॉजिट दिखाई दे रहा होगा कुछ, है ना, एक कॉपर डिपॉजिट दिखाई दे रहा होगा कुछ, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग भी आ चुकी है ना। तो इस तरह का रिएक्शन है, आयरन नील के ऊपर एक कोटिंग आने लग जाती है। तो रिएक्शन देखिए कैसा होता है, ये आयरन है Fe है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, और कॉपर सल्फेट के साथ ही रिएक्ट करके क्या बनाता है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये अपना फेरस सल्फेट है यहाँ पर, और साथ ही साथ कॉपर इसमें से अलग हो जाता है, कॉपर का डिपॉजिट आ जाता है किसके ऊपर, आयरन नील के ऊपर। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे, मतलब यहाँ पर कलर है जो सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा, ठीक है। फेड हो गया ना, यहाँ ब्लू था ना, ये ब्लू से क्या हो गया, ये ब्लू से इसका कलर हो गया फेड, ठीक है। फेड किस टाइप का हो जाता है, इसको बोला जाता है डर्टी ग्रीन। क्या बोला जाता है, डर्टी ग्रीन कलर का हो जाता है ये, ठीक है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो ब्लू कलर का था, जो शाइनिंग ब्लू था, वो अब फेडेड ग्रीन बोल सकते हैं आप, या डर्टी ग्रीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। X on heating in air becomes black in color and name the element X and the black colored compound formed। देखिए X कोई एलिमेंट था, शाइनी ब्राउन एलिमेंट था, शाइनी ब्राउन, ठीक है। इस X को क्या करा गया, हीट किया गया, एयर में हीट किया गया। एयर में हीट करने पे ये कलर, इसका शाइनी ब्राउन कलर जो था ना, वो ब्लैक कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। एंड नेम द
एलिमेंट एक्स, एक्स का बताना है हमें, एक्स यहाँ पर क्या है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, वो एक्स कौन सा मटेरियल था, कौन सा एलिमेंट था, और गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद जो कंपाउंड बना, जो नई चीज बनी, वो क्या थी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर रिएक्शन देखिए किस तरह का होता है। ये रिएक्शन बताइए किसका है, ये कॉपर का है, कॉपर पाउडर है ये। इस कॉपर पाउडर को हमने लिया हुआ है, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, चाइना डिश के अंदर इसको गर्म करा जा रहा है, हीट दी जा रही है। हीट देने पे क्या होता है, एक रिएक्शन होना शुरू होता है। वो रिएक्शन देखिए क्या होता है, कॉपर जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन सा हो गया, वो अपना एक्स एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर, कॉपर हो गया, और ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बना वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, हाँ बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो यहाँ पर कॉपर वो मेटल है जो ब्राउन कलर का रहता है, लेकिन गर्म करने पर, हीट करने पर इसका कलर जो हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है, और साथ ही साथ जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो कि CuO से लिखा जाता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, मतलब किस प्रोसेस की वजह से फैटी फूड जो होते हैं ना, जिसमें ऑयल वगैरह ज्यादा होता है, वो फूड आइटम रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब होता है कि सीलने लग जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, जैसे ये चिप्स का पैकेट आप देख सकते हैं, रात में अगर आप कोई चिप्स वगैरह खाते हैं और उसको 1-2 दिन तक खुला छोड़ देते हैं उस पैकेट को, तो क्या होता है, वो उसका जो टेस्ट होता है ना वो चेंज होने लग जाता है, स्मेल चेंज होने लग जाती है उसमें से, टेस्ट उसका अजीब सा हो जाता है, क्रंचनेस चली जाती है उसकी ना, तो इसी को रेंसिड बोलते हैं, रेंसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो इस रेंसिडिटी प्रोसेस के जरिए में होता क्या है कि ये जो भी फूड आइटम था, जब ये खुले में छोड़ा जाता है तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन गैस है इसके साथ ही रिएक्ट करने लग जाता है, और क्या होने लग जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं फूड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से ही ये फूड क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, मतलब इसकी क्रंचनेस वगैरह ये सब चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन होता है, हाँ हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता था, याद होगा आपको, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो जाए, या रिमूवल ऑफ, हमने पढ़ा था याद होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में से क्या हो, रिमूव हो जाए। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं जिसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन है, तो जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं इसको, तो ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, मतलब एक एक्स एलिमेंट था जो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करने लगा। मॉइस्ट एटमॉस्फेयर मतलब, मॉइस्ट मतलब नमी वमी के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो हमारे मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में नमी रहती है ना, तो उसके साथ ही रिएक्ट कर रहा है, एंड टर्न्स रेडिश ब्राउन, और रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। एलिमेंट एक्स था, उसने एटमॉस्फेयर के मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करा और नया कंपाउंड बना दिया वाई। अब वो वाई क्या है, वाई इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। तो यहाँ पर देखो इस तरह का रिएक्शन आपने देखा होगा, ये आयरन जो, जब भी आयरन को, कोई भी आयरन की चीज होती है Fe, ये एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन करना शुरू करता है, और रिएक्शन में क्या होता है, देखिए रिएक्शन इस तरह का होता है, ये Fe है, ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। जंग लगना, इसको जंग लगना ही बोलते हैं, ठीक है, रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग में 2 चीजों की खास जरूरत होती है, एक तो ये मेटल, जिसमें मेटल पे जंग लगने वाला है, और दूसरा होता है हमारा मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या होती है, ये ऑक्सीजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाने लग जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स, क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स एलिमेंट क्या था, वो एक्स एलिमेंट हमारा आयरन था, और क्या बना, डस्ट जो रिएक्ट करने के बाद, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने बनाया क्या, एक्स हमारा Fe था, और वाई हमारा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जंग लगना बोलते हैं जिसको, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये बनाया इसने यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केमिकली रस्ट क्या है, ये रस्ट अभी देखा हमने पीछे रिएक्शन में, ये क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन में रस्ट को क्या बोला जाता है, फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, मतलब देखो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह भी आपके पुराने ज्वेलरीज रखे होंगे घर पे, आपने देखा होगा वो काले पड़ जाते हैं ना, कुछ टाइम बाद उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये सिल्वर आर्टिकल्स हैं, पहले सिल्वर कलर के रहते हैं, फिर इनके ऊपर ब्लैक कोटिंग आने लग जाती है। तो वो कोटिंग क्यों आती है, क्या वजह है उस कोटिंग की? तो देखिए क्या होता है, जब सिल्वर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, गैस के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जैसे ही रिएक्शन शुरू करता है तो यहाँ पर Ag2S बनाता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी सरफेस द सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक बिकॉज सिल्वर एलिमेंट रिएक्ट विद सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, सच एज H2S जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, ये क्या बनाता है, प्रेजेंट इन द, जो कि प्रेजेंट रहता है एयर में, तो ये उसके बाद ब्लैक कलर सब्सटेंस ऑब्टेन नोन एज द सिल्वर सल्फाइड, तो ये सिल्वर सल्फाइड यहाँ पर बनाने लग जाता है Ag2S। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अभी हमने पीछे रस्ट देखा, जो लोहे के ऊपर लगता है ना, जो आयरन के ऊपर लिखता है वो रस्ट होता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर क्या है, ये सिल्वर के ऊपर बनता है, याद रखना आप ये, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है सिल्वर और इसके साथ, और कॉपर के साथ भी अभी हमने देखा था, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो भी, ठीक है, ब्लैक कोटिंग लगने लगती है उस पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, सिल्वर सल्फाइड। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, है ना, इसको तो अभी पढ़ा हमने, क्या बोलते हैं इसको, रेंसिडिटी बोलते हैं ना, फूड रेंसिड हो जाता है, लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ना, ये चिप्स वगैरह के पैकेट जो होते हैं ना, खाने के बाद छोड़ दियोगे तो फिर उसका स्मेल चेंज होगा, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी, मतलब स्मेल आने लग जाती है अजीब सी, और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन में, इस तरह का जो रिएक्शन हो रहा है, तो ये इसको रेंसिडिटी बोला जाता है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऐसे फूड आइटम ऑयल वगैरह जिसमें ज्यादा होता है तो वो रेंसिड होने लग जाते हैं। इसको बचाने के लिए इसमें आपको पता होगा, याद होगा, कौन सी गैस भरते हैं इसके अंदर, तो नाइट्रोजन गैस जो है इसके अंदर भरी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, इसको एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है, जिसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड होने नहीं देते, है ना, एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब एक नाइट्रोजन गैस इसमें भर दिया जाता है, एयर टाइट बना दो यार, एयर टाइट बना दो किसी भी चीज को, या उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दो, तो उससे क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीडीटी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कॉपर ऑक्साइड है जो कि H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, H2O प्लस कॉपर। तो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किस तरह का ये रिएक्शन है, तो देखिए ये रिएक्शन किस तरह का है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, और क्या बना रहा है, कॉपर, ये कॉपर अलग हो गया इसमें से, है ना। तो कॉपर में से देखो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, है ना, ऑक्सीजन हट गया यहाँ पर। तो ऑक्सीजन हटना मतलब क्या होता है, रिडक्शन बोला जाता है ना, किसी भी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन हट जाए। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में वाटर क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, आगे, है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव और ऑक्सीजन ऐड, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसको ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो उस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है।